हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बहाई इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है दिविक कुमार जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। सर, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। हमने आपके साथ जब लाइव किया था तो काफ़ी लोगों ने ये एक सजेशन दी थी कि आप डिविक जी से पूछें डी डॉलराइजेशन के हवाले से, और आज हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है, एक खबर हमारे सामने आई है। जेबी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स एक जो है वो आई है, और जिसमें कहा यह जा रहा है कि $30 बिलियन जो है वो इंडिया में आने जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट इधर से करते हैं, फिर उसके बाद डी डॉलराइजेशन की तरफ आएंगे। तो सर, इसका बताइएगा कि इसके पीछे आखिर क्या बैकग्राउंड है, क्या कहेंगे? देखिए, जेपी मॉर्गन का जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स है उसके ऊपर अब इंडिया को मौका मिल गया। लास्ट ईयर रशिया वहां से निकल गया था, तो तब भी ये बातें चल रही थी कि अब इंडिया को फायदा मिलेगा, इंडिया इस पे आएगा। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इंडिया को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था इस इंडेक्स पे। बाकी भी इमर्जिंग मार्केट का जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर है, आपका थाईलैंड है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, तो अब इंडिया इस पे आ जाएगा। और देखिए, जेपी बॉन्ड यहाँ पर इंडिया अपने इशू कर सकता है। अब इस बॉन्ड का क्या फायदा होता है? बॉन्ड होते क्या है? बेसिकली बॉन्ड आपका लोन लेने का एक तरीका होता है। हर मुल्क के बॉन्ड होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, अमेरिका के ट्रेजरी बिल जो होते हैं। आप ये बॉन्ड्स निकालते हो, वो जो बॉन्ड खरीदता है तो वो आपको बेसिकली पैसे देता है लोन के एवज में, और आप उस बॉन्ड पे कोई इंटरेस्ट रेट देते हो। और टाइमिंग होती है, 6 महीने का बॉन्ड है कि 10 साल का बॉन्ड है, 5 साल का है, 3 साल का है। तो ये बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, जरूरी नहीं गवर्नमेंट से कंपनियां। मैं भी जाके जाऊं तो मैं भी वो बॉन्ड खरीद के मैं खरीद लूंगा, तो मतलब मैंने इनडायरेक्टली पैसे दे दिए, लोन दिया है इंडियन गवर्नमेंट को। अब इंडिया आप वहां से पैसे रेज करेगा, इसका फायदा इंडिया को ये होगा कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, वो बहुत कम होंगे। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जैसे अगर आज 3% पे वो लोन उठा रहा है इंडिया, तो शायद 2.25% पे उठाएगा। जब मुल्कों की बात आती है, तो मुल्कों के जब बात करते हैं तो उसमें 1% की भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि कभी कभी 1% भी बिलियन डॉलर बन जाता है। ठीक है, तो इधर तो 1.25% ये, और ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं दे रहा, एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें एक और चीज है कि क्या पता इंडिया वहां पर अपने रुपी में बॉन्ड इशू कर दे, मसाला बॉन्ड्स, जो इंडिया के अपने मसाला बॉन्ड हैं, जो रुपी बॉन्ड है। तो बेसिकली वो लोन भी रुपी में लेगा, वो चुकाएगा भी रुपी में, और वो इंटरेस्ट भी रुपी में पे करेगा। ठीक है, अब ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि डॉलर में है कि रुपी में है। और इवन अगर डॉलर में भी है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो आपकी कम हो ही रही है। आपका लोन लेने का एक्सेस आपका ज्यादा, होराइजन आपका बड़ा हो रहा है। ठीक है, एंड देन यू गेट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी कि ठीक है यार, ये जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भी इनका लिस्ट हुआ हुआ है बॉन्ड्स। ऐसे तो इंडिया के बॉन्ड्स बाकी जगहों पे लिस्ट हुए हैं, लेकिन अब जेपी मॉर्गन की इमर्जिंग मार्केट्स पे भी लिस्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से बहुत लेट है, बहुत ज्यादा लेट है। हाँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि इंडियन रुपी में हो तो ज्यादा मजा है। क्या पता फ्यूचर में आ जाए, अभी डॉलर में हो, 2 साल बाद फिर बोले अब इंडियन रुपी में आप बॉन्ड खरीदो, क्योंकि मसाला बॉन्ड्स इंडिया के ऑलरेडी हैं और उसके थ्रू भी इंडिया पैसे रेज करता है। अच्छा सर, इस पर आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? $30 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे कि इंडिया की ये ग्रोथ, इसका क्या है? ये अप्रोक्सीमेटली नंबर है, 31 बिलियन डॉलर। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। तो बेसिकली ये इंडिया को बचत है। इंडिया को ओवरऑल ये पूरा कैलकुलेशन है कि इंटरेस्ट रेट में कितने बचेंगे, और ये कितने लोन और मजीद ले सकता है। बात रही इकोनॉमी को बचत, देखें जब आपके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो आपका डॉलर का आउटफ्लो भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपको फिर पे भी तो इंटरेस्ट भी तो आपको डॉलर में ही पे करना है। तो वो आपका इनफ्लो, आपका आउटफ्लो डॉलर का कम होता है, और फिर आपको डेवलपमेंट के लिए जब लोन्स चाहिए होते हैं तो आप और मजीद कम कीमतों पे और ज्यादा लोन्स आप ले सकते हैं बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो आप अपने डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, और उनकी कॉस्ट भी कम ही होगी ना। जब आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में तो इंटरेस्ट रेट भी आ जाएगा। तो इकोनॉमी पे ये असर होगा कि दे कैन इजीली टेक मोर लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। और इंडियन यूथ पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ग्रोथ तो यूथ उसकी हो रही है।
यूथ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, इकोनॉमी का ताल्लुक है। जब इकोनॉमी के लिए कुछ चीज अच्छी हो रही है तो वो पूरे मुल्क के लिए अच्छी हो रही है, जवान बूढ़े बच्चे यूथ हर चीज के लिए। और इस तरह की जो मतलब इनकम इंडिया में आ रही है, इसका फ्यूचर प्लान इंडिया इसको किस तरह यूटिलाइज करेगा, आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करेगा, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करेगा, क्योंकि इंडिया ने तो अभी भी अनाउंस कर दिया ना। अनाउंस तो नहीं किया बेसिकली, मतलब कैबिनेट में वो पड़ी भी है फाइल। अब पता नहीं कब साइन करते हैं, कब अनाउंस करते हैं कि 8 के 9 ट्रिलियन डॉलर के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करेंगे अगले 25 साल में। तो उसकी भी पूरी प्लानिंग तैयार है, व्हाइट पेपर उसका रख दिया है कैबिनेट में। अब साइन कब होते हैं, अनाउंस कब होती है, वो एक अलग बात है। अच्छा सर, हम अब दूसरे टॉपिक की जानिब आते हैं। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं डी डॉलराइजेशन के हवाले से। इंडिया में डी डॉलराइजेशन जो है उस पर आप ओवरव्यू दें, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि इंडिया जो है दिन ब दिन जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जो है बड़ी तेज़ी से जा रहा है। इंडिया का कोई ऐसी रिसेंट डेवलपमेंट जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिए कि आखिर दिन दिन ब दिन इंडिया जो है डी डॉलराइजेशन की तरफ क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है? देखें, डी डॉलराइजेशन जाने के लिए पीछे आपको समझना पड़ेगा डॉलराइजेशन क्या है। 60s में जब सऊदी में तेल वेल निकला तो अमेरिकन गए, उन्होंने उनके साथ साइन किया कि सऊदी जो तेल पूरी दुनिया में बेचेंगे वो डॉलर में ही बेचेंगे। वहां से वो फिर शुरुआत होती है, जो डॉलर इतना मजबूत हो जाता है। फिर अमेरिका वॉज नंबर 1 इकोनॉमी, उसके बाद मिलिट्री भी नंबर 1 थी। उसके बाद जो इंटरनेशनल उस वक्त एक ही सिस्टम था जो पैसे ट्रांसफर कर सकता था बड़ी एफिशिएंटली, वो था स्विफ्ट सिस्टम। ठीक है। तो स्विफ्ट सिस्टम जो इतना एफिशिएंट था, उस वजह से कि ये डॉलराइजेशन और मजीद पक्की होती गई होती गई होती गई। अब जमाना यहाँ आ गया है कि अमेरिका अपने डॉलर को एक वेपन की तरह यूज करता है, इकोनॉमीज को गिराने के लिए, चढ़ाने के लिए, लोगों के एसेट्स को फ्रीज करने के लिए, दादागिरी और इन सब के लिए यूज करता है। तो अब इसमें देखें, डॉलराइजेशन की पहले भी अभी रिसेंट टाइम से देखें तो गद्दाफी ने, सदाम हुसैन ने कोशिशें की थी, पर वो थोड़े से बेवकूफ थे। वो डिक्टेटर माइंडसेट ना, कि रातों रात बस ऐलान कर दिया तो हो गया, ऐसे नहीं होता। आप जब अमेरिका जैसे मुल्क के खिलाफ टक्कर लेते हो ना, तो आपको बड़ा सोच समझ के प्लानिंग से टक्कर लेना पड़ता है, क्योंकि आपको फिर इंश्योर करना है कि अगर हम टक्कर ले रहे हैं ना तो फिर हम जीत के ही बाहर निकलें। क्योंकि हार के निकलोगे ना तो वो बहुत गंदी हार होती है, आप सिर्फ डॉलराइजेशन में नहीं हारोगे, फिर अमेरिका है ना वो बाकी चीजों में भी आपसे बदले निकालेगा। तो देखें, इंडिया ने आते क्यों नहीं शुरू किया, आज क्यों शुरू किया? पहले इकोनॉमी को आपको मजबूत करना होता है, जीरो रिसेशन प्रूफ लेके आया, ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट लेके आया, डिप्लोमेटिकली अपने आप को इतना स्ट्रांग किया और दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो इंडिया के ऊपर निर्भर हो जाए। इंडो पैसिफिक में आर क्रूशियल पार्टनर इज इंडिया इन इंडो पैसिफिक, अमेरिका और फ्रांस कहते हैं। आपको वीटो पावर्स को अपनी तरफ लेके आना है। फिर जितने भी दुनिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है आपको उसमें अपनी पावर बढ़ानी होती है। ठीक है। वो इंडिया ने बढ़ाई। उसके बाद क्या होता है, आपको अपने गोल्ड रिजर्व चाहिए। वैसी बात है, एक होता है डॉलर रिजर्व, एक होता है गोल्ड रिजर्व। जब आपको अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो आपको अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने होते हैं। तो इंडिया ने इन 9 सालों में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपने हर गोल्ड रिजर्व हर साल बढ़ाते गए। अभी भी बढ़ाते ही जा रहे हैं और बड़ी बल्क बाइंग हो रही है इंडिया की। इसके बाद आपको क्या चाहिए? जब ये सब हो गया, फिर आपको खाने का स्टॉक आपके पास 3-4 साल का होना चाहिए। आपके पास एम्यूनिशन का स्टॉक पूरा होना चाहिए। आपको अपने मुल्क के हर एक फ्रंटियर को इतना स्ट्रांग करना है कि कोई उसका मुकाबला ना कर सके। ठीक है। आपको कोई भी वीक लिंक नहीं छोड़ना है दुनिया के लिए, कि दुनिया आपको एक्सप्लॉइट करे। अच्छा। अब अमेरिका के डॉलर की क्या ताकत है? एक उसके इंस्टीट्यूशंस, दूसरा उसका जो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो ऑयल वाला हिसाब किताब है, दूसरा उसका सॉफ्टवेयर, तीसरा उसका डॉलर। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, स्विफ्ट के अगेंस्ट में यूपीआई आया है। अभी तो यूपीआई पब्लिक यूज के लिए, अभी यूपीआई आपके बिजनेस या ट्रेड वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। अभी इंडिया कोई प्रिज्म नाम का कोई सॉफ्टवेयर यूज करता है, लेकिन फ्यूचर में आप देखिएगा यही यूपीआई स्विफ्ट का काउंटर पार्ट बनेगा। इसको हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और ये वो स्विफ्ट का काउंटर पार्ट बन जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आप आहिस्ता आहिस्ता बड़ा स्लोली और मौके का फायदा उठाते हुए, और मौका कौन सा अमेरिका ने दिया? रशिया यूक्रेन वॉर का। जब अमेरिका ने डॉलर को वेपनाइज किया,
तो इंडिया को एक मौका नजर आया और उस मौके का इंडिया ने इस्तेमाल करके रुपी को इंटरनेशनलाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर तो पूरी दुनिया में, अगर यूपीआई देखें तो 40 प्लस मुल्कों में है, पर इंडियन रुपी आपका 21 प्लस मुल्कों में अभी भी चल रहा है। तो आप स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। फिर इंडिया उसको किस तरह कर रहा है कि भाई जहां जहां जिन जिन मुल्कों के साथ एफटीए करना है वहां वहां इंडियन रुपी घुसेड़ो। इंडिया तो ऑलमोस्ट हर दुनिया के हर जगह ही एफटीए की बातें इंडिया की चल रही हैं। तो ये एक और सटल तरीका होता है आराम से प्यार मोहब्बत से बगैर किसी कोई नजरों में आए अपने रुपी को इंटरनेशनलाइज करना। अब आप ऑयल को कैसे तोड़ोगे, उसके दो तरीके हैं, या तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं वो आपके फेवर में आ जाए, या आपके पास खुद के पास ऑयल आ जाए। तो दो ही काम हो सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि इंडिया के पास अपना ऑयल भी आ गया, इंडिया ने दुनिया भर में जाके बाकी जगहों पे ऑयल और गैस ब्लॉक भी खरीद लिए, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थी उनको भी अपनी तरफ कर लिया। देखें, अगर टॉप 9 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में अगर आप देखेंगी, टॉप 9 कर लें, टॉप 10 कर लें, ठीक है, टॉप 10 में से 6 बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन तो ब्रिक्स में आ गई ना आपकी। आपने ओपेक को इररेलेवेंट किया, जनवरी से वो ब्रिक्स की परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। फ्यूचर में 24 की एंड में, 25 में, 26 में ब्रिक्स नेशन कह सकती है ना कि भाई अब हम ऑयल अपनी लोकल करेंसी में देंगे। इसका भी शुरुआत हो गई। ब्रिक्स में एक बात क्या बोली थी कि ब्रिक्स नेशंस को ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करनी चाहिए। इसका इशारा क्या दिया भाई, ये 6 मुल्क एक्सपोर्ट क्या करते हैं, रशिया ऑयल एंड गैस, सऊदी ऑयल, यूएई ऑयल सबसे बड़ी जो इनकी एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, ब्राजील का भी बहुत बड़ा ऐसा ऑयल का है, और दो और मुल्क है मेरे ध्यान से लेकर गया, पता नहीं कौन सा है। तो ये जो 6 हैं जो आपके टोटल आए हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाएं। तो ये स्लोली एंड सटनली आपको आगे जाना है ताकि अमेरिका भी ज्यादा चूचा ना करे। ठीक है, सिर्फ जुबान खर्ची नहीं कह रहा, बेसिकली कोई एक्शन ना ले अमेरिका आपके खिलाफ, ये वाली बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो आपको बड़ा स्लोली जाना है और अपने सारे फ्रंटियर्स को स्ट्रांग भी करते जाना, चाहे वो आपका फूड रिजर्व हो, एमिनेशन रिजर्व हो, डॉलर रिजर्व हो, आपका गोल्ड रिजर्व हो, आपके एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ आपके हो जाएं, चाहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपके एम्प्लॉयमेंट हो जाए, चाहे आपके डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर आप चले जाएं। आज दुनिया का कोई ऐसा ग्रुप नहीं जिसका इंडिया मेंबर ना हो। जितने आइलैंड ऑफ पावर्स हैं दुनिया में, हर किसी का इंडिया एक वाहिद मुल्क है जो हर किसी में मौजूद है। आज इंडिया की इकोनॉमी रिसेशन प्रूफ है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आपको हर जगह पे अपने आप को स्ट्रांग करना है। आपको मिलिट्री भी उतनी स्ट्रांग ही चाहिए ताकि अगला भी सोचे 2 दफा। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करेंगे। अब सद्दाम हुसैन या लिबिया की तरह, वो गद्दाफी की तरह रातों रात किया होता तो शायद आज अमेरिका इधर लड़ रहा होता इंडिया के अंदर जंग। तो मोदी जी बेवकूफ नहीं है, वो बड़ा स्लोली एंड सटनली ही चाहिए, चाहे मैं कहता हूँ अगले 10 साल लग जाए। अल्टीमेट गोल क्या है, इंडियन रुपी को ग्लोबल करना है ना। 10 साल भी लग जाते हैं तो बुराई क्या है? मेरे हिसाब से तो बुराई नहीं है। आप ये देखें ना, अफ्रीकन यूनियन के साथ एफटीए की बातें चल रही है। अफ्रीकन यूनियन में अकेले, उस अफ्रीकन यूनियन में 55 मुल्क है। 24 में नहीं, 25 में भी नहीं, मैं कहता हूँ 26 में जाके अफ्रीकन यूनियन के साथ एफटीए फाइनलाइज हो जाता है इंडिया का। 21 मुल्क ये, 55 वो, आपको टोटल 50 मुल्क चाहिए इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए, सिर्फ 50। तो एक अफ्रीकन यूनियन का जो एफटीए है ना, वो पूरी गेम को बदल सकता है, पूरी कहानी को बदल सकता है, पूरे नैरेटिव को चेंज कर सकता है। तो स्लोली एंड स्टेडीली विंस द रेस, वो कछुए और खरगोश वाली बात है। तो बड़े आराम से चलना है, ध्यान से चलना है, क्योंकि हाँ, इंडिया ऐसा पहला नहीं है जिसने कोशिश की हो। इससे पहले भी बहुत मुल्कों ने की है, उनके हालात हम देख चुके हैं। चाइना देख लें, चाइना के अंदर आज इतना दमगूदा नहीं है कि वो कर सके। चाइना का युआन टोटल 2 मुल्कों में चलता है, युआन 2 मुल्कों में ट्रेड। और बोलते हैं कि जो दो तो हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया, बाकी मुल्क हम बता नहीं सकते क्योंकि वो हमारा इंटरनल सीक्रेट है। अरे सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं, तुम्हारा युआन कोई लेना नहीं चाहता, सीधी सी बात ये है। ठीक है, चाइना की, चाइना के अंदर इतना दम नहीं है, जबकि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया अभी भी 5वीं है, उसके अंदर इतना दम नहीं है, उसका युआन इतना नहीं चलता जितना इंडिया का करेंसी चलता है। हाँ, उसका थोड़ा ट्रेड ज्यादा है, तो शायद आपको इंडियन रुपी कंपैरिजन करेंगे युआन का, तो साल में इंडियन रुपी में ट्रेड कितना हुआ, युआन में कितना हुआ, वो शायद युआन का ज्यादा हो। ठीक है, ट्रेड की वजह से। पर ये सिर्फ शुरुआत है।
पहले तो हमें मुल्कों को कवर करना है। 50 मुल्क कवर हो गए, इंडियन रुपी ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी। हर मुल्क के सेंट्रल बैंक को इंडियन रुपी रखनी पड़ेगी, IMF वर्ल्ड बैंक को इंडियन रुपी रखनी पड़ेगी। ठीक है, इंडियन रुपी के बॉन्ड्स और ये हर चीज हो जाएगी। पहले 50 को अचीव करना है, उसके बाद फिर ट्रेड वॉल्यूम को हमें बढ़ाना है, और वो ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाएगा। एक बार इंटरनेशनल रुपी बन गया तो ट्रेड वॉल्यूम आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब एक और चीज भी है, जब में आ जाते हैं तो टॉप 3 में आते ही तो आपको तो फिर चाहिए ना, आपका चलेगा। अभी आपको क्या चाहिए ग्लोबल करेंसी? पहला आपका डॉलर है, फिर आपका यूरो है, पाउंड है, युआन है, और आपका येन है, जापानीज। अब इंडिया 5वें पे है, कल तीसरे पे पहुंच जाएगा 4 साल बाद, तो वैसे होता है इन 5 में ऑटोमेटिकली इंडियन रुपी भी आएगा। सर यहाँ पर मैं एक और सवाल करूंगी कि इंडिया जो है डी डॉलराइजेशन जो इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे इफेक्ट कर रही है, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं अदर कंट्रीज के साथ, उसके लिए आप क्या समझते हैं कि इंडिया का क्या मतलब कैसे कर रही है, बताइएगा। लेकिन डी डॉलराइजेशन करने से इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा, वैसी बात है। अगर आज $1 का 80 रुपए इंडियन मिलते हैं तो ये और नीचे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। इसका बड़ा फायदा अगर देखें जो होगा ना, वो होगा कि आपके इंपोर्ट्स बड़े बैलेंस रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो होगी वो होगी आपकी कि आपके रुपए की परचेजिंग पावर और मजीद बढ़ेगी, रुपी की। ठीक है, तो वो जो होता है ना पीपीपी जीडीपी, पीपीपी में बढ़ेगा जीडीपी, पीपीपी पर कैपिटा भी आपका बढ़ेगा। नॉमिनल का नहीं कह रहा मैं, पीपीपी की बात कर रहा हूँ, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा हूँ। जो रुपी की होती है, या पर कैपिटा इनकम जो एक इंसान कितने जो होती है, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं नॉमिनल की बात नहीं कर रहा। तो ये दोनों चीजें बढ़ेंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडिया भी तीसरे नंबर पे जीडीपी पीपीपी के नाम से, वो दूसरे पे पहुंच जाएगा, वो अमेरिका को भी ओवरटेक कर लेगा, क्योंकि अमेरिका भी सेकंड पे है जीडीपी पीपीपी में। सही हो गया। या अच्छा नहीं, सॉरी, मैं पता नहीं, कंफ्यूज हूँ, चाइना दूसरे पे के अमेरिका दूसरे पे है, सॉरी कंफ्यूज हूँ मैं। जीडीपी पीपीपी में इंडिया तीसरे पे है। ठीक हो गया। अच्छा डिविक जी, आपसे एक और सवाल करूंगी प्रोग्राम से थोड़ा हटकर, कि इंडिया जो है, इंडियन मिनिस्टर्स ने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया है एशियन गेम्स में, वो अब नहीं जा रहे, उनका ट्रिप कैंसिल हो चुका है, इसके पीछे आखिर क्या रीजन है? लेकिन जो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने ये अपना शेड्यूल विजिट जो था कैंसिल कर दिया, क्योंकि चाइना ने अपनी फिर वही हरकत की है। अरुणाचल प्रदेश के 3 इंडियन प्लेयर्स थे, फीमेल प्लेयर्स थे, वुशु प्लेयर्स, वुशु गेम के। तो उनको उन्होंने एंट्री ही डिनाई कर दी है, जो हैंगजो में होनी है। तो वैसी बात है, फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्यों जाएंगे जब आपके मुल्क के एथलीट्स को जब इज्जत नहीं दी जा रही है? तो ये चाइना की जो हरकतें हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और जाहिर सी बात है, पर एक वक्त आएगा फिर कनाडा की तरफ चाइना भी जाएगा। क्योंकि कितना बंदा बर्दाश्त करेगा, कभी मैप निकाल देते हैं, कभी वीजा। अच्छा, अभी वीजा पे भी किया था, इसी एशियन गेम्स के ऊपर महीना पहले वीजा का आया था कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अलग से वीजा दिया है, पासपोर्ट पे ठप्पा नहीं लगा के दिया है। अब अलग से वीजा देके वो उधर गए तो उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा। तो ये हरकतें कब तक दुनिया बर्दाश्त करेगी? और ये सिर्फ एक इंडिया के साथ थोड़ी ना करते, चाइना ने भी तो पंगे तो फिर पूरी दुनिया के साथ लिए हैं। तो दुनिया कब तक बर्दाश्त करेगी इनके ये बेवकूफियां और इनकी ये बचकानी हरकतें? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।